हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 9th के अंतर्गत साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 वीडियो एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमने मैटर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में डिस्कस किया था, और मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है, 3 जस्ट जो स्टेज थी उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो मैटर की सॉलिड और जो लिक्विड स्टेट थी उसको डिटेल किया था, ठीक है। उसका पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने डिटेल स्टडी की थी, वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में मैटर की जो थर्ड स्टेट है, गैसियस स्टेट, उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, पार्ट 4, द गैसियस स्टेट। यानी जो मैटर है उसकी जो थर्ड स्टेट कहा हमने, कौन सी कहा था, गैसियस स्टेट, ठीक है। यानी जो गैसीय अवस्था है, उस गैसीय अवस्था को क्या कर रहे हैं, हम आज डिस्कस कर रहे हैं। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of a gas? आप जब अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कभी मार्केट में या मेले में जाते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बलून वाला होता है, ठीक है, जो गुब्बारे बेचने वाला होता है, तो उसके पास क्या रहता है, एक सिलेंडर रहता है। वो अपने साथ क्या रखता है, एक सिलेंडर रखता है, जिससे क्या करता है, सारे जो उसके पास गुब्बारे होते हैं उनको क्या करता है, फिल करता है, ठीक है, उनको क्या करता है, भरता है। देखो, दो अलग अलग तरीके से। एक क्या करता है, कुछ गुब्बारे वाले, ठीक है, जो छोटे सेलर होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे सेलर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तो मुंह से ही गुब्बारे को फुला देते हैं। आपने देखा होगा, आपने गुब्बारे वाले से कहा कि गुब्बारा दे दो, तो उसने क्या किया, छोटा सा गुब्बारा निकाला, बलून निकाला, बलून को क्या कर दिया, उसने अपने मुंह से क्या कर दिया, उसको फुला दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आपने देखा होगा कि कुछ जो बड़े, जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर जिस सेलर के पास, जिस गुब्बारे बेचने वाले के पास क्या होता है, ज़्यादा गुब्बारे होते हैं, जिसके पास बलून की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसके पास क्या रहता है, एक सिलेंडर रहता है। उस सिलेंडर में क्या होती है, ऊपर से नोजल लगी रहती है, पाइप लगी रहेगी, तो उसकी सहायता से क्या करता है, वो बलून्स को क्या करता है, फिल करता है। तो उसमें क्या करता है, उस तरीके से हवा भरता है। तो आपने कभी ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने कभी जो बलून सेलर है, ठीक है, तो उसको कभी देखा, बलून को, यानी जो गुब्बारे हैं उनको बेचते हुए देखा, आपने देखा होगा। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इन इज ही एबल टू फिल फ्रॉम अस वन सिलेंडर। उससे जरा पूछिए, उससे जानकारी लीजिए, इंक्वायर कीजिए, ठीक है, इंक्वायरी कीजिए। उससे क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स को भर सकता है। क्या कहा हमने, कि उसके पास जो एक सिलेंडर था, ठीक है, उस एक सिलेंडर से उसने कितने गुब्बारे को एक साथ भर दिया, ठीक है। या अलग अलग टाइम पर उसने क्या किया, जो गुब्बारे थे उसके पास, ठीक है, हजारों गुब्बारे होते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ गुब्बारे उसके पास उपस्थित होंगे, तो उनको क्या करता है, वो भरता है। तो उससे यह इंक्वायरी लीजिए। आस्क हिम व्हिच गैस डस हैव इन द सिलेंडर। उससे यह पूछिए कि उसके सिलेंडर में, ठीक है, जो उसने गुब्बारे भर रहा है, तो उसमें कौन सी गैस भरी हुई है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं आपसे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला, कि आपने कभी आसपास जो सिलेंडर गुब्बारे वाला होता है उसको, उसका सिलेंडर देखा जिसमें क्या करता है, वो गुब्बारे को भरता है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि एक सिंगल सिलेंडर से वो कितने गुब्बारे को भर सकता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जा रहा है कि उसमें जो गुब्बारा है उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है। तो ये क्या है, आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन अराइजेस किए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, तो उसी को क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.11 दिया गया है, ठीक है, यानी जो क्रियाकलाप है उसको दिया गया यहाँ पर। टेक 300 मिलीलीटर सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क एज सोन इन फिगर। आगे आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस ढंग से, सिरिंज मतलब इंजेक्शन, आप जो लगाते हैं, इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्शन जिससे लगाया जाता है, तो वो प्लास्टिक का जो आपने देखा होगा कंपोनेंट, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सिरिंज बोलते हैं। तो ये क्या हमारे पास सिरिंज है। इस सिरिंज में से आगे इसकी जो नीडल लगी रहती है, यहाँ पर देखा होगा आपने, यहाँ पर क्या लगती है, उसकी सुई लगती है, ठीक है, जो बॉडी में क्या होती है, इंजेक्ट की जाती है, या शरीर के अंदर क्या करते हैं, जिसको हम लगाते हैं, प्रवेश कराते हैं। ये हो गया। और ये क्या हमारे पास प्लास्टिक का पोर्शन होता है। इतना पोर्शन किसका है, प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक के पोर्शन आगे क्या है, हमारे पास एक रबर की क्या लगी है, कॉर्क लगा दी हमने, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर जो यहाँ पर देखा होगा, इस पर क्या होता है, एक खींचे
पीछे की तरफ क्या होता है, खींचने वाला होता है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन है, ये पिस्टन है। जैसे आपने पिचकारी देखी होगी तो पिचकारी जैसे इसको मान सकते हैं, ठीक है। पिचकारी में आगे क्या होता है, एक पिन जैसी लगी रहती है जिससे पानी बाहर निकलता है। उसके बाद पीछे को जिससे हम पानी भरते हैं, तो वैसे क्या होता है, एक पिस्टन लगा रहता है, उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, तो वो क्या होता है, उस पर प्रेस यानी प्रेशर को क्रिएट करने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। तो वो पिस्टन लगा रहता है। तो ये क्या करना, हमें इस ढंग से एक सिरिंज लेनी है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो पिस्टन लगी है इस पिस्टन को क्या कर देना, आपको इससे हटा देना है, ठीक है। इसको क्या कर देंगे आप, इससे हटा देंगे, पिस्टन को हटाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो खाली खोखला जैसा रह जाएगा। तो यही आपको देखना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पाइप्स ऑफ पीसेज ऑफ चौक इन द थर्ड। आपने जो 3 सिरिंज ली थी, ठीक है, आपने क्या ली है, 3 सिरिंज ली है। तो उन 3 सिरिंज में क्या करना, आपको एक सिरिंज को खाली, मतलब उसमें से आपने क्या किया, पिस्टन हटा दिया, ठीक है। जैसे चित्र है, इसमें से ये पिस्टन को हटा दिया, तो इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। इस पिस्टन को हम ऐसे रख देंगे। दूसरी जो सिरिंज होगी उसमें से इस पिस्टन को हम हटा देंगे, इतना पोर्शन को हम हटा देंगे, इसको खींचेंगे, बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। जिससे हम पीछे से, आपने देखा होगा जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं तो उसमें पीछे से पंप से क्या करते हैं, हवा भरते हैं, तो एक पीछे से क्या होती है, लकड़ी का क्या होता है, पट्टा जैसा होता है, या फिर क्या होता है, प्लास्टिक का रहता है, जिससे हम उसमें हवा भरते हैं। या आपने पिचकारी देखोगे तो जिससे क्या करता है, हम उसको प्रेस करते हैं। तो वो वाले भाग की बात करें तो उसको क्या करना, हमें रिमूव कर देना है। तो एक को खाली रख देना है, दूसरे में क्या भरना, हमें क्या कह रहा है आपसे, फिल वाटर। दूसरी जो सिरिंज है उस सिरिंज में क्या भरनी है, आपको पानी भर देना है, ठीक है। दूसरी सिरिंज, ठीक है, जो होगा उसमें से पिस्टन हटाया, इसको हमने हटा दिया। उसके बाद क्या करना, ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा इतना, इसमें क्या करना, आपको पानी भर देना है। पानी आगे नहीं गिरेगा क्योंकि यहाँ पर आपने क्या रखी है, रबर की कॉर्क लगा के, जो क्या कर देगा, उसको बंद कर देगा। दूसरे में आपने क्या भर दिया, पानी। एंड थर्ड वन पीसेज ऑफ चौक, यानी जो तीसरी सिरिंज थी उसमें क्या भर देना है, आपको चौक के टुकड़े भर देने हैं, ठीक है। ये है, ठीक है, सिरिंज है, इसमें क्या भर देना, आपको चौक के क्या भर देने, कुछ पार्टिकल्स भर देने। चौक को क्या कर देना, आपको इसमें भर देना है, ठीक है। समझ गए होंगे। 3 सिरिंज क्या कर लिया आपने, तैयार कर लिए, ठीक है। एक में क्या भरा आपने, एक को आपने खाली रखा हुआ है, ठीक है, अनटच्ड, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है। दूसरे में आपने पानी भरा हुआ है, और तीसरे में क्या भर दिया आपने, चौक पाउडर को भरे हुए। तो 3 सिरिंज आपको लेनी है। ये एक्टिविटी है जो पिछला हमने आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। उसके बाद क्या करना है, आपने जो पीछे से पिस्टन हटाया था, 3 क्या ली थी आपने, सिरिंज ली थी, जिसमें से आपने पिस्टन को हटा दिया था। उसके बाद उन सिरिंज में क्या क्या भरा था, एक में गैस भरी थी, गैस नहीं भरी थी, मतलब खाली छोड़ा था। खाली छोड़ा होगा तो इसका मतलब उसमें गैस भर जाएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली हवा है, वायुमंडल में पूरी हवा है, तो उसमें क्या भर जाएगी, गैस भर जाएगी, ठीक है। पिस्टन हटाएंगे तो उसमें गैस भर जाएगी। मतलब जहां पर कोई, मतलब आपने वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, कुछ भी खाली स्थान है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या भरी हुई होगी, गैस, ठीक है। कौन की गैस, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, यानी जो वायुमंडल में गैस है वो गैसें वहां पर भर जाएंगी। दूसरी जो सिरिंज थी उसमें क्या भरी थी हमने, पानी भरा था, और तीसरी सिरिंज में क्या भरा था हमने, कार्बन डाइऑक्साइड भरा था। अब क्या करना है, तीनों को भरने के बाद उसमें क्या कर देना, आपको पिस्टन को क्या करना है, दोबारा लगा देना है। यानी जो पिस्टन है, इस पिस्टन को क्या करना है, आपको दोबारा उसमें अटैच कर देना है, या उसको क्या कर देना है, उसके पीछे लगा देना है। और पिस्टन आसानी से मूव कर सके तो उसको क्या कर देना, आपको इसकी जो साइड है, ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर क्या कर देना, आपको क्या लगा देना है, वैसलीन लगा देनी है। क्या लगा देना, इन दीवारों पर वैसलीन लगा देनी है। वैसलीन लगाएंगे तो जिससे क्या होगा, उस पिस्टन का जो मूवमेंट है, यानी पिस्टन क्या होगा, आसानी से क्या करेगा, उसमें अंदर की तरफ जा सकेगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे जहां पर कहीं दरवाजे है तो दरवाजे पे क्या होती है, अकड़न आ जाती है, तो उसके बाद क्या लगाता है, उसमें ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस लगाने से क्या होता है, उसमें क्या होता है, मूवमेंट, यानी जो दरवाजा होता है आसानी से आगे पीछे चलने लग जाता है। तो ये क्या करना, आपको लुब्रिकेंट लगा देना है, कहने का अर्थ ये है, ठीक है। वैसे आपने क्या कर दी, उस पर लगा दी। नाउ ट्राई टू कॉम्प्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। उसके बाद जो आपके पास क्या थी, सिरिंज थी, ठीक है। उस सिरिंज में जो पिस्टन लगा हुआ है पीछे से, उस पिस्टन को क्या करना, आपको प्रेस करना, आगे की तरफ क्या देना है, धक्का देना है, ठीक है। पिस्टन में क्या लगाया रखा है, पिस्टन जो है, उस पिस्टन को क्या करना है, सिरिंज पे क्या लगाना, आपको अब धक्का लगाना। इस सिरिंज का पोर्शन हो गया इतना, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ऊपर का ये पिस्टन वाला भाग हो गया। पिस्टन को पहले आपने हटाया था, उसके बाद 3 जो अलग अलग सिरिंज थी उसमें आपने कुछ पदार्थ भरा था। पहले में गैस भरी थी, दूसरे में क्या भरा आपने, पानी, तीसरे में क्या भरा आपने, चौक भरी हुई है, चौक का पाउडर भरा हुआ है या चौक भरी हुई है।
अब पिस्टन को आपने वापस लगाया। अब इस पिस्टन को क्या करना, आपको नीचे की तरफ क्या करना है, धक्का देना है। पिस्टन को नीचे की तरफ क्या करना है, धक्का देना है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, जब आप पिचकारी में क्या करते हैं, पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद पिचकारी में से पानी वैसे तो नहीं निकलता है, तो आप क्या करते हैं, उसको पीछे से धक्का देते हैं ना। पिस्टन जो है उसका, यानी पिचकारी का जो पीछे वाला डंडा होता है, उससे क्या करता है, आप उसको धक्का देते हैं। तो जैसे जैसे पिस्टन आगे की तरफ जाते रहेगा, तो उसके हिसाब से क्या होता है, उसमें पानी भी क्या होता है, आगे की तरफ बाहर निकलते रहता है। तो आपको वैसे ही करना है। लेकिन इसमें पानी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा रखा है, हमने रबर कॉर्क लगा रखी है। इसको क्या रखा, आगे से बंद कर रखा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो पिस्टन को क्या करना, आपको धक्का देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन व्हिच केस वॉज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन, यानी आप इसमें क्या अनुभव करते हैं, या आपको क्या देखा जाता है। ठीक है, आपने क्या देखा, या आप इसमें क्या अनुभव करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, किस स्थिति में, जो आपने 3 स्थिति ली थी। ठीक है, एक में क्या कहा था हमने, खाली लिया था। दूसरे में हमने क्या लिया था, दूसरे सीरीज में हमने पानी भरा था। ठीक है, वाटर, पानी भरा था। और तीसरी सीरीज में क्या भरा हमने, चौक पाउडर। ठीक है, जो 3 चीज ली थी, तो उसमें तीसरे में क्या भर दिया हमने, चौक पाउडर भरा हुआ था। तो 3 जो सिरिंज लिया आपने, ठीक है, तो अलग अलग सिरिंज है। तो किस सिरिंज में जो पिस्टन है, उस पिस्टन को आप आसानी से क्या कर पा रहे हैं, पुश कर पा रहे हैं, या धक्का दे पा रहे हैं। सोचिए कौन सा सबसे आसान होगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपने अपने प्रेक्षण है, उन प्रेक्षणों से क्या अनुमान लगाया। ठीक है, आपने जो अलग अलग परीक्षण किए, मतलब फर्स्ट सिरिंज जिसमें खाली हवा भरी थी, दूसरी सिरिंज जिसमें हमने क्या भरा था, पानी भरा था, और तीसरी सिरिंज जिसमें क्या भरा हमने, चौक पाउडर भरा है। तो इनसे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं। ठीक, कुछ आइडिया आ पा रहा है आपको। श्योर, जो पिस्टन जिसमें हवा जो खाली था उसको सबसे आसानी से आप प्रेस कर पा रहे होंगे। दूसरा जिसमें पानी भरेगा, तो उसकी तुलना में, पहले वाले की तुलना में उसमें थोड़ा सा ज्यादा बल लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स से ज्यादा लग रहा होगा। और जो तीसरी सिरिंज है जिसमें क्या भरा हमने, चौक पाउडर, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाओगे तो सिरिंज क्या हो सकती है, ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपके पास है। यू हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। इससे क्या इसका निकाला हम, यानी जो पहली सिरिंज थी जिसमें हमने कुछ नहीं भरा था, उसमें हवा भर रही थी, तो जो गैसेज होते हैं उसमें क्या होगी, गैस होगी। तो गैस की जो कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, उसकी जो कंप्रेस करने का नेचर होता है, मतलब उसको जो संपीड़न करने का नेचर होता है, या उसको दबाने का नेचर, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको जो कंप्रेस या संपीड़न का जो नेचर होता है, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो तब जाके आप जो पहली सिरिंज थी, उस पहली सिरिंज को आप सबसे ज्यादा क्या कर पा रहे हैं, धक्का दे पा रहे हैं। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कॉम्प्रेस्ड गैस। यानी आप क्या करते हैं, जो घरों में एलपीजी गैस यूज की जाती है, कौन सी गैस घर में यूज करते हैं हम, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में, तरल संपीड़ित गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, संपीड़ित बोलते हैं हम। तो आप घरों में जो पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए क्या करते हैं, द्रवीकृत या तरल जो क्या होते हैं, द्रवित गैस होती है, द्रवीकृत पेट्रोलियम जो गैस होती है, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या तरल पेट्रोलियम गैस। ठीक है, या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का जो उपयोग करते हैं। और जो हॉस्पिटल में जब कभी बीमार हुए होंगे, ठीक है, या कोई बीमार होता होगा, आपने मूवी में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, आजकल कोरोना डिजीज चल रही है, तो कोरोना डिजीज में देखा होगा कि उसको क्या होती है, जब कहीं वेंटिलेटर में रखा जाता है, तो उसको क्या की जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस उसके मुंह, आपने देखा होगा मास्क जैसा लगा देते हैं, उस पर ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाती है, जब सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। या आपने मूवी में देखा होगा, जब क्या आता है कोई क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल केस आता है, जब कोई क्या होता है, मूवी में दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट यानी जो क्या होता है, आपके पेशेंट होता है, उस पेशेंट को हॉस्पिटल में आते हैं, तो उसकी आगे पे मास्क, मुंह पे क्या लगाते हैं, मास्क जैसा लगा देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पाइप लगा रहता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस उसको सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर देखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो गैसें होती है, ठीक है, कह क्या रहे हैं हम, गैस। तो इस गैस को क्या जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस किया जाता है। गैस को किया जाता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस, उस पर हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। दाब लगाने से क्या होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। तभी तो नाम पड़ा इसका क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अपने आप में गैस थी, लेकिन हमने उस पर क्या लगाया, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया, इतना ज़्यादा दाब लगाया, प्रेशर क्रिएट किया, ताकि उसकी जो गैसियस स्टेट है वो किस में आ गई, लिक्विड स्टेज में। किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेज में। तो तभी क्या हो गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तरल क्या हो गया, ये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है। तो ये इस ढंग से क्या करते हैं, हम उस पर यूज करते हैं। ठीक है, यानी गैसें जो होती हैं, गैसों का जो कंप्रेसिबिलिटी नेचर होता है, यानी इसको जो संपीड़न करने का जो क्या होता है, तरीका होता है, मतलब प्रॉपर्टीज है, वो क्या सबसे ज़्यादा है। गैसों को सबसे ज़्यादा हम संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड को और फिर सॉलिड को। सॉलिड को तो बिल्कुल नहीं। अगर ठोस लोहा है तो लोहे को आप क्या दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। ठीक है, उसकी तुलना में पानी होगा, तो पानी को एक मान लो किसी कंटेनर में रखा है, तो उसको आप उसकी तुलना में, मतलब हालांकि उसको भी नहीं प्रेस कर सकते, उसकी तुलना में थोड़ा बहुत प्रेस कर सकते हैं। और जो गैसेज होते हैं, गैसों को तो हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। यानी दाब सबसे ज़्यादा गैसों पर लगता है।
कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल, ठीक है, यानी जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, मोटर वाहनें होती हैं, ठीक है, गाड़ी हो सकती है, ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकती है, ठीक है, साइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, हम सीएनजी गैस का उपयोग करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड का अर्थ क्या बताया हमने, हिंदी अर्थ क्या था, संपीड़ित, तो संपीड़ित, नेचुरल का अर्थ प्राकृतिक और गैस का अर्थ गैस, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ठीक है। जो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी में क्या होता है, इस गैस का उपयोग किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कॉम्प्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली, यानी जो गैसें होती है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसको क्या जाता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हाई प्रेशर पे क्या प्रेशर डाला जाता है, तो उसको कंप्रेस कर देंगे हम, कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा, आयतन क्या लेगा, उसके बाद कम लेगा, तो उसके बाद हम छोटे से एक सिलेंडर में भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गैस को भर सकते हैं। आप इसको ऐसे मान सकते हैं, देखो जो आपके घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर क्या है, 14 लीटर का खाली सिलेंडर होगा, तो उसमें क्या होगी, 14 लीटर गैस होगी। अगर आप थोड़ी सी सेकंड के लिए भी आप गैस को थोड़ा ओपन कर दें, तो विद इन ए मिनट, मतलब 1 मिनट में ही आपके जो कमरा है, उस पूरे कमरे में क्या होती है, गैस भर जाती है, आपको स्मेल आ जाती है ना। तो ये क्या है, उसका गैसेज फॉर्म में, तो इतना ज़्यादा क्या ले लिया उसने, आयतन ले लिया पूरे कमरे को 1 सेकंड में। कमरे का आयतन देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा है, इतना बड़ा कमरा है, तो उसका आयतन बहुत ज़्यादा है, तो उसने बड़े आयतन में क्या होगा, थोड़ी सी गैस ने क्या कर दिया, पूरा स्पेस को क्या कर लिया, भर लिया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो गैस है उसको हम बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। द्रव को बिल्कुल उसकी तुलना में कम, और ठोस को तो हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी तुलना में हम एक दूसरे क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। तो सीएनजी और एलपीजी, ठीक है, ये क्या हमारे पास दो फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एलपीजी और सीएनजी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव पर्पज से बता देता हूँ यहाँ पर, जो एलपीजी होती है, एलपीजी का जो मुख्य कंपोनेंट है, यानी मुख्य जो उसका अवयव है, ठीक है, यानी उसमें कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी जाती है, तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य रूप से भरी जाती है। और जो सीएनजी है, इस सीएनजी गैस में जो मुख्य रूप से भरी जाती है वो कौन सी है, मीथेन गैस। वो कौन सी है, मीथेन गैस। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो मीथेन गैस मुख्य रूप से किसमें, सीएनजी में भरी जाती है। और जो एलपीजी है, मतलब घरों में जो सिलेंडर यूज किया जाता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस उसमें भरी जाती है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव में देखें, इसका एक पॉइंट और बताता हूं मैं, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव में देखें, तो जो हमारे पास एलपीजी होती है, ये ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाती है, किसकी तुलना में, सीएनजी की तुलना में। कैसे ग्रीन हाउस की बात कर रहा हूं मैं, जब हम इसको जलाएंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, उससे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ब्यूटेन से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और मीथेन से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन एक पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीएनजी में कितना कार्बन के कितने अणु हैं, एक अणु है, यानी इसका CH4 होता है फॉर्मूला। जबकि जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है, C4H10। तो मीथेन में जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में क्या है, 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा मात्रा में निकलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एलपीजी है वो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्रीन हाउस जो गैस होती है, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, उसमें ज्यादा अपना रोल प्ले करती है, किसकी तुलना में, सीएनजी की तुलना में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वी कम टू नो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रल्स। यानी जो हमारी नाक है, हमारी नाक तक क्या होती है, जो हम घरों में खाना बनाते हैं, वो खाना क्या होता है, वैसे ही पहुंच जाता है, ठीक है। हम घरों में क्या बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, ठीक है, उस खाने को स्मेल क्या होती है, हमारी नाक तक क्या हो जाती है, वैसे ही पहुंच जाती है, ठीक है। क्योंकि गैसें क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, इधर उधर फैल सकती है, ठीक, गैसें क्या होती है, इधर उधर बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, फैल सकती है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस, यानी जो गैस की स्मेल है, मतलब जो खाने की स्मेल है या गंध है, वो हम तक कैसे पहुंच जाती है, ठीक। गंध, जो खाने की गंध है, हम बना तो किचन हमारा बहुत दूर होगा, ठीक है, लेकिन उससे भी क्या होता है, हमारे कमरे में क्या होती है, आसानी से क्या होती है, वो स्मेल यानी गंध क्या होती है, आसानी पहुंच जाती है। आप स्कूल में पढ़ते होंगे, तो स्कूल में मिड डे मील का क्या बनता है, भोजन बनता है, तो आपके को पता चल जाता है कि खाना बन गया है, ठीक है। तो इसकी स्मेल क्या होती है, आप तक पहुंच जाती है, ठीक है, उसकी जो क्या होती है, गंध होती है, वो आप तक आसानी से क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। The particles of the aroma of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches us and even farther faster away, ठीक है। यानी जो हमारे पास क्या होती है, जो खाना बन रहा होता है, उस खाने की जो गंध होती है, यानी उसके जो कण होते हैं, वो वायुमंडल में मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर वायु है, ठीक है। और जो किचन होता है, उस किचन से आसानी से क्या होता है, इधर उधर क्या हो जाती है, फैल जाती है। और गंध क्या होती है, बहुत दूर तक निकल जाती है, यानी जो स्मेल होगी, वो स्मेल क्या होगी, बहुत दूर तक पहुंच जाती है। जिससे क्या होगा, जो खाना बनेगा, वो खाना क्या होगा, आपके
सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके जो नॉस्ट्रिल्स की है, ठीक है, जो आपकी क्या है घ्राण वो है, ठीक है, सेंसिटिव जो क्या है घ्राण पोर्शन है, ठीक है, नॉस्ट्रिल में जो क्या है जो उस स्मेल को क्या करते हैं सेंस कर पा रहे हैं, तो उस तक क्या होता है आसानी से पहुंच जाता है। तो गैसों का क्या होता है जो क्या होता है स्प्रेड होता है, यानी क्या होता है गैसों का जो विसरण होता है, डिफ्यूजन बोल सकते हैं उसको। तो गैसों का डिफ्यूजन क्या होता है बहुत जल्दी होता है। इससे पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाने के बाद क्या था वहां पर जो गैसें थे वो गैसें क्या थी बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी आपस में मिक्स हो जा रही थी, ठीक है, आसानी से क्या होती मिक्स हो जा रही थी। अगरबत्ती की जो खुशबू थी वो आसानी से कमरे में फैल गई थी, जबकि हमने खाली अगरबत्ती रखी थी तो उसकी स्मेल नहीं पहुंची थी। तो गैसों का जो डिफ्यूजन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो क्या होंगे जो गैस के जो पार्टिकल्स निकले हुए हैं, यानी खाने में जो क्या निकल गया उसके अरोमा, ठीक है, उसकी जो खुशबू है, ठीक है, वो क्या होगी आसानी से क्या हो रहा है किचन से आप तक, आप जहां पर है वहां तक क्या होता है पहुंच जा रही है, ठीक है। तो इस ढंग से क्या होगा आपको पता चल जाता है कि खाना बन गया, ठीक है। तो उसकी गंध से या उसकी जो खुशबू होगी या क्या होगी उसकी जो स्मेल होगी, उस स्मेल से आप आसानी से पता कर पा सकते हैं कि जो खाना है वो तैयार हो गया। अदर गैसेस, ठीक है, अन्य गैसों की तुलना में क्या होता है आसानी से फैल सकता है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन अ सेकेंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। वो मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। क्या कहा हमने जो खाना है वो खाने क्या होता है वो हम तक क्या होता है कुछ ही सेकंड में क्या होता है उसकी खुशबू पहुंच जाती है या उसकी स्मेल पहुंच जाती है। यह किसके कारण होता है क्योंकि गैसों का जो डिफ्यूजन का जो रेट है, गैसों का क्या है डिफ्यूजन यानी जो विसरण का जो रेट है दर है वो क्या सबसे ज़्यादा है किसकी तुलना में सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। यानी हम क्या करें गैस है, ठीक है, द्रव है और सॉलिड है, तो उन तीनों को कंपेयर करें तो गैस क्या होंगी सबसे ज़्यादा विसरण रेट होगा, गैस आसानी से क्या होंगे एक दूसरे में विसरित हो जाएंगी, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद सॉलिड। तो इस ढंग से क्या होगा इनका विसरण रेट चलता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड अ लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, gases shows the property of diffusion very fast into in the gaseous state the particles move about randomly at high speed। यानी क्या होता है जो गैस से क्या होती है उनके बीच जो अंतराणुविक क्या होता है स्थान होता है, यानी एक गैस के अणु और दूसरे गैस के अणु के बीच क्या होता है जो अंतर आणविक क्या होता है स्थान होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, उनके बीच अंतर आणविक स्थान क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होते हैं गैस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे में क्या होता है बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। यानी आपने कमरे में क्या करते हैं जैसे आप मान लो आपके पास डिओड्रेंट है, ठीक है, तो आप डिओड्रेंट अपने पर छिड़कते हैं तो पूरे कमरे में क्या होती है विद इन अ सेकेंड क्या हो जाती है खुशबू आने लग जाती है, ठीक है। तो इसका पीछे कारण क्या है क्योंकि जो गैसें मॉलिक्यूल होती हैं उनके बीच क्या होता है खालिस्तान बहुत ज़्यादा होता है, तो इस ढंग से क्या होती है उनकी गति क्या हो जाती है एक बहुत ज़्यादा होती है और इस ढंग से वो रैंडमली, ठीक है, बिना क्या होगा एक निश्चित आकार ना करके रैंडमली क्या होते हैं इधर उधर फैल जाते हैं और क्या होते हैं जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से क्या होता है हमारे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब क्या होता है वो गैसें के जो अणु होते हैं वो आसानी से क्या होते हैं इधर उधर गति करते हैं, गति करने से क्या होते हैं वो जो जिस कंटेनर में जिस बर्तन में उसको रखा जाता है उस बर्तन में क्या होते हैं उसकी दीवारों से भी क्या होते हैं टकराते हैं, उसकी दीवार से भी क्या करते हैं गति करने के साथ क्या होते हैं उनसे टकरा जाते हैं, ठीक है, कोलॉइड कर जाते हैं, हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी जो गैसें के अणु होते हैं वो क्या होंगे जैसे हम उसको खोलेंगे तो क्या करेंगे मूवमेंट चलेगा, उनका गति होगी बहुत ज़्यादा इधर उधर गति करेंगे, जिससे क्या होंगे जिस बर्तन में रखे होंगे उसमें जो अन्य पार्टिकल्स होंगे गैस के जो अन्य पार्टिकल्स होंगे कण होंगे उनसे एक दूसरे से क्या होंगे टकराएंगे और उसके साथ टकराने के साथ साथ वो क्या होंगे जिस बर्तन में रखे होंगे उसकी दीवारों से भी क्या होंगे टकराएंगे। तो कंटेनर ऑफ द वॉल्स, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसकी दीवारों से भी क्या करेंगे ये टकराएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ोगे तो इसी जो ये वॉल ऑफ द कंटेनर से क्या होते हैं ये कॉलॉइड होते हैं, तो तभी जाके क्या होता है द्रव गैसों को द्रव अवस्था में लाया जाता है। ये 11th-12th में आप हायर कक्षा में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे कि कैसे गैसें जो होती है उनको द्रव अवस्था में लाया जाता है, ठीक है। गैसों को हम कंप्रेस करने के बाद यानी प्रेशर डालते हैं तो तब जाके क्या होता है उनको लिक्विड स्टेट में ले आते हैं। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area of walls of the container, ठीक है। यानी जो उस बर्तन है उस बर्तन की दीवारों पे क्या हो गया टकराई, ठीक है, तो जिससे क्या होता है जो गैस होती है उस गैस को क्या करता है हम प्रति इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा जो होती है गैसों के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल क्या करते हैं उस पर क्या करते हैं पर यूनिट, क्या बोला हमने पर यूनिट एरिया यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या डालेंगे दाब डालेंगे या बल लगाएंगे, जिसके कारण क्या होता है उनको दबाव यानी उनका प्रेशर किया होता है क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और तब जाके क्या होता है उनको लिक्विड स्टेट में हम ला सकते हैं।
तो यहाँ पर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ जो थी, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट कहा हमने, मैटर की कौन कौन सी स्टेट कहा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो 3 डिफरेंट स्टेट्स को क्या रखा है यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, पार्टिकल्स दिखा रखे हैं, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड। ये इसमें देखो, इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यानी जो खाली स्थान है, देखो स्पेस में जो दिख रहा है ये खाली स्थान है इनके बीच, ठीक है। और जो काले हैं वो काले क्या है, ठोस, यानी जिस जो सॉलिड है उसके क्या है, पार्टिकल्स, उसके कण है। तो काले वाले कणों को देखो और सफेद वाले कणों को, तो सफेद वाले जो कण है वहां पर खाली स्थान है, सफेद जो दिख रहा है आपको क्या है, खाली स्थान। ये ठोस में है, इसमें इतने खाली स्थान है, उतना ही बड़ा कंटेनर था, ठीक है, या उसी उतने बड़े पार्टिकल, उतना बड़ा हमने क्या लिया था, सब्सटेंस लिया था। तो उसमें ये वाला पदार्थ देखो, इसमें ये इंटर, इसमें क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो ब्लैक वाले लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स देखिए, और उनकी भी जो सफेद है ये क्या है, खालिस्तान है। तो इसमें खालिस्तान देखो, इसकी तुलना में इसमें खालिस्तान क्या है, ज़्यादा है। गैसेज मॉलिक्यूल क्या है, ये देखो, ये ब्लैक वाले क्या दिखा रहे हैं आपको, गैसेज मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, ये बहुत दूर दूर है, ये क्या है, बहुत दूर दूर है, इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो बीच में खालिस्तान है, ये जो सफेद खालिस्तान ये दिख रहा है, सफेद वाला खालिस्तान जो दिख रहा है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे कम खालिस्तान है, इसमें उससे ज़्यादा खालिस्तान है, और इसमें सबसे ज़्यादा खालिस्तान है, ठीक है। तो गैसेज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अगर फोर्स की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक दूसरे के बीच लगने वाला आकर्षण बल की बात करें, तो ठोस में सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, फिर उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में, क्योंकि ये अणु क्या है, एक दूसरे से बहुत दूरी पे है, तो इसके बीच इनके आकर्षण बल जो लगेगा वो क्या लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। तो ये ढंग से हम इसको दिखा सकते हैं। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी जो पदार्थ है, उस पदार्थ की अवस्था जो है, उस अवस्था को हम क्या चेंज कर सकते हैं, या उसकी अवस्था को क्या हम बदल सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज, यानी जो पदार्थ है उस पदार्थ की अवस्था को क्या बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है, इसको आप देख रहे हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है, कि हम मैटर की जो स्टेट्स है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, आपने पानी देखा होगा, पानी की 3 स्टेट होगी, क्या क्या होते हैं, सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, बर्फ, लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, पानी, लिक्विड स्टेट में होता है, तरल अवस्था में, और गैस, पानी की भाप भी देखी होगी। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो पदार्थ होता है, यानी जो मैटर है, उस मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं हम, 3 डिफरेंट स्टेट में क्या कर सकता है, जो मैटर है वो एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन सी स्टेट की, हमने सॉलिड, पानी की हम बात कर रहे हैं, तो ये आइस हो जाएगा, लिक्विड कौन सा हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, गैस कौन सी हो जाएगा, वाटर वेपर्स हो जाएगी, ठीक है। तो पानी की भाप क्या होगी, गैस स्टेट, लिक्विड कौन सा हो जाएगा, तरल अवस्था जिसमें पानी हम पीते हैं, और ठोस अवस्था कौन सी हो जाएगी, सॉलिड स्टेट कौन सी हो जाएगी, आइस, ठीक है, जिसको हम बर्फ बोलते हैं। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है, जब पदार्थ क्या करता है, अपनी अवस्था को बदलता है, तो उसके दौरान उस पदार्थ के अंदर क्या होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग चेंज इट्स स्टेट, यानी जब पदार्थ अपनी अवस्था को क्या कर रहा है, बदल रहा है, तो पदार्थ के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो अपनी अवस्था को क्या कर दे रहा है, बदल दे रहा है। What happens to the particles of matter during the change of states, ठीक है, जब पदार्थ के अणु, कण, कण बोले या पार्टिकल्स बोला इसने, ठीक है, तो उन पार्टिकल्स का क्या होता है, ठीक है, किस अवस्था में रहते हैं, यानी अवस्था, जब पदार्थ की जब अवस्था क्या होती है, परिवर्तन होती है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट, ठीक है, यानी उस पर क्या होता है, उसकी जो मैटर की जो स्टेट होती है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, तो उसकी अवस्था जब चेंज होती है, ठीक है, पार्टिकल्स के जो मैटर की जो स्टेट चेंज होती है, तो उस समय उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, यह जो अवस्था बदल रही है, ठीक है, मैटर की जो अवस्था क्या हो रही है, बदल रही है, ये आखिर कैसे बदल रही है, ठीक है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ टेक्स प्लेस, ठीक है, कैसे परिवर्तन हो पा रहा है, किस स्थान पर परिवर्तन हो पा रहा है, ठीक, किस जगह पर है, किस स्थान पर टेक्स प्लेस, ठीक, किस स्थान पर परिवर्तन, या कैसे यह परिवर्तन हो पा रहा है। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन एजेंट, हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को क्या करना है, उत्तर हमें जानने की कोशिश होगी, यानी कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं कि मैटर अपनी अवस्था को क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है, ठीक है, आखिर वो क्यों अपनी अवस्था बदल रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, पहला हम देख रहे हैं कि जो तापमान है उस तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी जो तापमान है उस तापमान का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एक्टिविटी 1.2, ठीक है, क्रियाकलाप के हमारे पास 1.12, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द आइस, ठीक है, जैसे कि आपको क्या दिखा रखा है, चित्र में दिखा रखा है आगे। तो ये क्या हमारे पास एक
सेटअप तैयार किया है, ठीक है। इसमें क्या ले रखी है हमने, यहाँ पर बर्फ ले रखी है, आइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले रखी है हमने, इसमें बर्फ ले रखी है। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, इसमें एक थर्मोमीटर लगा रखा है, ये ऊपर लिखा है थर्मोमीटर, तो ये होगा थर्मोमीटर किस में काम आता है, तो थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड फॉर किसके लिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का, ठीक है। तो थर्मोमीटर हमने इसमें प्लेस किया। उसके बाद क्या किया हमने, इसमें ग्लास रॉड रखी हुई है जिससे क्या हम स्टिर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, नीचे देखिएगा ये बर्नर लगा रखा हमने, बर्नर अपने लैब में देखा होगा, ठीक है। साइंस लैब में गए होंगे आपने, वहाँ पर बर्नर देखा होगा। एक क्या होता है, गैस बर्नर होता है, ठीक। गैस बर्नर की सहायता से किया जाता है, अगर वेल फर्निश्ड क्या है आपके पास लेबोरेटरी है तो वहाँ पर क्या होगा, गैस बर्नर होगा। अदरवाइज क्या होगा, हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, लैंप का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। लैंप को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देंगे और इसको क्या करेंगे, हम मेजरमेंट कर लेंगे। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ फ्लो लो फ्लेम। उसके बाद क्या करना है, जो बीकर है आपको, ठीक है, आपको जो बीकर दिया गया है उसको क्या करना है, आपको लो धीमी आंच में क्या करना है, गर्म करना है, लो फ्लेम, ठीक है। धीमी आंच में क्या करना है, आपको इसको गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। आपको क्या करना है, उस तापमान को क्या करना है, नोट करना है जहां पर क्या हो रहा है, आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। तो उस तापमान को क्या करना है, आपको नोट करना है जहां पर क्या हो रही है, आइस यानी जो बर्फ है वो सबसे पहले टाइम क्या हो रही है, पिघल रही है। फ्लेम क्या करनी है, आपको लो रखनी है, याद रखिएगा। और जहां पर सबसे पहले पॉइंट पर क्या हो रही है, बर्फ पिघल रही है, उस बिंदु को आपको नोट करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है। वो सभी तापमान क्या करना, आपको क्या करना है, नोट करना है जिसपे क्या हो रहा है, पूरी बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है। तो ये हमने सेटअप दिखा रखा था। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, यानी आपको जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, सॉलिड का मतलब क्या है, ठोस। तो पानी यानी जो लिक्विड था आपके पास, वाटर जो लिया था, वो ठोस से द्रव अवस्था यानी सॉलिड से कब लिक्विड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उस स्टेट को क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बीकर में क्या करना है, एक कांच की छड़ी डाल देनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको बॉईल करना है, पानी को क्या करना है, उसके बाद बॉईल करना है। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट। एक क्या कर रहे हैं, हम पानी को मेल्ट होना देख रहे हैं, ठीक है। एक क्या कर रहे हैं, हम दो देखो, दो सेटअप दिखा रखे हैं। ये पानी को क्या करेगा, जिस तापमान पर पानी मेल्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में देंगे हम इसको। और दूसरा सेटअप क्या दिखा रखा हमने, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, यानी पानी क्या हो रहा है, भाप वाष्प रूप में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं। तो नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें ग्लास रॉड की शायद देखना है कि ग्लास रॉड रख के करना है, तब तक देखना है कि जब तक पानी क्या होगा, बॉयल ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बीकर में, ठीक है, क्या करना है, आपको एक ग्लास रॉड डाल देनी है और उसको लगातार हिलाते रहना, और पानी क्या होगा, बॉयल, जब तक ना बॉयल ना हो जाए तब तक देखना। कीप अ केयरफुल आई ऑन द टेम्परेचर थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ वाटर हैज वेपराइज्ड। आपको क्या करना है, उस तापमान को, ठीक है, केयरफुल्ली, क्या बोला आपसे, केयरफुल, सावधान होकर उस थर्मामीटर पर देखना है कि जब पानी पूरा क्या हो रहा है, वेपराइज्ड, वाष्पीकृत हो रहा है, यानी पानी उसमें से पूरा भाप बन रहा है, तो उस तापमान को क्या करना, आपको सही ढंग से केयरफुली क्या करना, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। पहले स्टेप पे क्या किया था आपने, वापस जा रहे हैं हम, पहले स्टेप पे क्या किया था हमने, उसको मेल्ट किया था, आइस कहां पर मेल्ट हो रहा है उसको देखा था, ठीक है। यहां पर हुआ था, उसको भी केयरफुली देखना है। दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है हम, जब क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, वेपराइज्ड हो रहा है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म, यानी जो तरल पानी था, तरल था, लिक्विड से किस में बदल जा रहा है, वेपर, ठीक है, भाप या वाष्प में क्या हो रहा है, बदल रहा है। उस टेम्परेचर को भी आपको क्या करना है, केयरफुली देखना है। थर्मोमीटर पर आपने नजर गड़ाए रखनी है, कहने का अर्थ है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर द लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। उस तापमान को भी क्या करना, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसको क्या करना, आपको नोट करना है जिस तापमान पे क्या हो गया, पानी द्रव अवस्था से किस में बदल गया, गैस अवस्था में, यानी जो वाटर था वो लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो उस तापमान को भी क्या करना, आपको नोट करना है। तो दो अलग अलग सेटअप थे हमारे पास। पहले क्या था, आइस, क्या कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, क्या है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, यानी यहाँ पर आइस लिखी थी तो किस में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट में आने के बाद यहाँ पर हमने दूसरा सेटअप दिखा रखा है, पानी बन गया, लिक्विड स्टेट आ गया। फिर इसको हमने क्या किया, गर्म किया, इतना गर्म किया ताकि ये बॉयल हो जाए। बॉयल होने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर का चेंज होगा। फिर तो थर्मोमीटर की सहायता से क्या ना, वो टेम्परेचर को क्या करना, हमें नोट करना है। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स, यानी पानी जो था, पानी किस अवस्था में चले गया, भाप, द्रव अवस्था से भाप अवस्था में बदल गया।
On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. यानी जब क्या करता है हम तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है, तापमान बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं यानी जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं यानी जो ठोस के कण हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना चाहे तो मूवमेंट के कारण, ठीक है, यानी उनकी गति के कारण, पार्टिकल्स के गति के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसे क्या बोलते हैं, उसकी गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कण क्या करते हैं, गति करते हैं, तो गति करने के क्या अंदर क्या होती है, उसमें कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी पार्टिकल्स के मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या बोलते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या हुआ, वाइब्रेटिंग हुई, यानी हमने उसको टेम्परेचर दिया, तो वहां पर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स थे वो मॉलिक्यूल्स अपनी स्थिति पे क्या कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। वाइब्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कंपन। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रही है, वहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। द पार्टिकल्स leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts into the its converted into liquids. ठीक है, और एक स्टेज जब हम उसको लगातार क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उसको तापमान बढ़ाया तो उसको ऊर्जा मिली, तो उससे क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी। तो पार्टिकल्स क्या होगा, पहले तो ठोस अवस्था में है तो फिक्स्ड रहेंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, फिक्स्ड पोजीशन होगी, और जैसे जैसे हम उसको क्या करेंगे, एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, उसके बाद कंपन होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट मूविंग, कंपन होना स्टार्ट करेगा, और जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी स्थिति जहां पर वो है उस स्थिति को क्या करेगा, वहां से छोड़ देगा। ठीक है, स्थिति को क्या करेगा, लीव करेगा, और तब जाके क्या होगा, सॉलिड की इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड किस में हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगा, आगे बढ़ता है। देखो हमने क्या था, ये था हमारे पास सॉलिड। ठीक है, जैसे हम इसको एनर्जी देंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एक अपने स्थान पे क्या होंगे, ये ऐसे पार्टिकल्स थे, तो ये क्या होंगे, गति करेंगे, वाइब्रेट होंगे, ठीक है, कंपन होगा, इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, तो ये अपनी स्थिति को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और इस पोजीशन से किस में आ जाएंगे आप, इस पोजीशन में। ठीक है, पहली अवस्था से क्या करेंगे, हमने क्या किया, वापस समझिएगा, हम इसको क्या दे रहे हैं, ये ठोस सॉलिड स्टेट है। ठीक है, इसको हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे यानी कंपन करेंगे, कंपन करने के बाद इस स्थिति यानी जो इनके बीच ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी इनके बीच जो खाली स्थान है वो क्या होगा, अब बढ़ने लग जाएगा, वो क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, और कौन सी स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट। फिर और ज़्यादा देंगे तो इस ढंग से आगे क्या होगा, बढ़ते जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस ढंग से क्या होगा, जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। मैटर क्या करता है, अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है, जैसे जैसे हम उसको क्या कर देते हैं, क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। तो सॉलिड मेल्ट्स इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो ठोस जो होगा वो ठोस यानी जो सॉलिड होगा वो किस में बदल जाएगा, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, बदल जाएगा। द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलता हम, द टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्या बोला हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वातावरणीय जो दाब हम जिस पर लगाएंगे, जिस वातावरण में रखा हुआ है, तो उस वातावरण में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लगेगा उसके हिसाब से क्या होगा, वो पदार्थ क्या होगा, अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगी। ठीक है, ठोस अवस्था से किस अवस्था में आएगी, द्रव अवस्था में, तो उससे क्या बोलते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गलनांक। तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर, जिस वायुमंडलीय दाब पर पदार्थ क्या होता है, किस अवस्था से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी जिस तापमान पर टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन होना जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, अलग हो जाएगा। देखो जैसे प्रेशर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, और वैसे हम समुद्र लेवल पे हैं। ठीक है, कहीं कोई मुंबई है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु वाला है, ठीक है, तो वो क्या है, सी लेवल पे है, तो वहां पर क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अलग है। जैसे हम चढ़ाई में जाते जाते तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होते जाता है, और लिक्विड क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास इस ढंग से जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। यानी जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है,
वो यह निर्भर करता है कि उस यह इंडिकेट करता है, यह दिखाता है कि उस पदार्थ के बीच जो स्ट्रेंथ है, उनके जो कण है वो कण आप अपने आप में कितने स्ट्रांग फोर्सेस से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यानी जो गलनांक है वो गलनांक यह दिखाता है कि उनके बीच कितना ज़्यादा क्या लगा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है या आकर्षण बल लगा हुआ है। मान लो कोई लिक्विड था, वो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। कोई लिक्विड है वो कितना 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। और दूसरा लिक्विड है वो कितना हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है क्या कि किसके बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा? श्योर इसके बीच, क्योंकि यहाँ पर कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ज़्यादा तापमान चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और जिनके बीच आकर्षण बल क्या है, कम है, तो उसको क्या होगा, कम तापमान पर भी क्या होगा, क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मान लो दो स्टूडेंट ने हाथ मिला रखा है, दो कमजोर बच्चों ने हाथ मिला रखा है और दो तगड़े बच्चों ने हाथ मिला रखा है, मतलब पावरफुल बच्चों ने हाथ मिला रखा है। जो कमजोर बच्चे होंगे, अगर उनको धक्का मारना चाहे तो हम थोड़ा सा उसको धक्का मारे तो उनके हाथ क्या होंगे, आपस में अलग हो जाएंगे, छटक जाएंगे, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल क्या लगा, मतलब उन्होंने क्या लगा, उनके बीच फोर्स जो लगा हुआ कम लगा हुआ है। जो बड़े बच्चे थे उनके बीच उन्हें हाथ टाइट से पकड़ा हुआ था, तो इसका मतलब उनको अलग अलग करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी जिन कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, जिन कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और जिन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, उसको मेल्ट करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता चाहिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। यानी जो पानी है, उस पानी का जो क्या है, गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, एमपी बोलते हैं इसको हिंदी में हम। ठीक है, जो पानी है उसका जो एमपी है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, 273.16 केल्विन, यानी 273.16 केल्विन। कहीं पर ये 273 भी मिलेगा आपको, कहीं पर 273.15 भी मिलेगा। ठीक है, 273.15 भी मिलेगा। तो जो भी है एग्जैक्ट कितना, 273 पॉइंट एनसीईआरटी का डेटा है, 16 लिखा हुआ है, तो इसको मान के चलता हम। नहीं तो नॉर्मली कैलकुलेशन यानी जो क्या होता है, गुणा भाग होता है, उसको आसान करने के लिए 273 भी मान के चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज इंटू सॉलिड इंटू लिक्विड स्टेज इज ऑल्सो नोन एज ए फ्यूजन। ठीक है, जहां पर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ए फ्यूजन। यानी जिस तापमान पर, ठीक है, ठोस किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में, यानी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसका फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसका फ्यूजन भी कह सकते हैं। परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, हिंदी क्या है इसका, संगलन दिया है इसका। ठीक है, तो परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं, संगलन भी कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does its heat change? Heat energy goes. जब हम क्या करते हैं, कोई सॉलिड क्या होता है, पिघलता है। जब सॉलिड क्या हो रहा है, पिघल रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका जो तापमान होता है, वो तापमान क्या होता है, फिक्स्ड होता है। जिस स्थिति में क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, पिघलता है, तो उस स्टेज पे क्या होता है, उसका तापमान यानी जो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आखिर ये ऊर्जा जाती कहाँ है, आखिर ये ऊर्जा जाती कहाँ है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of a system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. ठीक है, हमारा क्या कह रहे हैं हम, जिस तापमान पर पहुंचता है तो उसके में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी वहां पर ऊर्जा में कोई भी, मतलब टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर रिमेन रहेगा। तो आखिर जो हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊर्जा आखिर जाती कहाँ थी। ठीक है, तो जहां पर हमने क्या किया, उसको तापमान यानी जिस टेम्परेचर हमने उसको दिया, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो संपूर्ण क्या होती है, जो बर्फ होती है वो क्या होती है, पूरी क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, और तापमान क्या होता है, वहां पर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा वहां पर एक समान रहेगा। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू हीट सप्लाई। हम क्या करते हैं, उसको लगातार क्या करते हैं, हीट देते रहते हैं, टेम्परेचर देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होती है, जो बीकर होता है वो क्या होता है, लगातार गर्म होता है। ठीक है, बीकर क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसको लगातार प्रदान करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वहां पर सारे क्या होंगे, मेल्ट होते रहेंगे। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसमें बीकर में क्या होता है, लगातार उष्मा प्रदान करते रहते हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ कन्वर्जन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यह किसको, जो हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, वो किस में बदल जाता है, हीट हम उसको लगातार दे रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसकी स्टेट को बदलने के लिए क्या करता है, मतलब देखो उसके ठोस अवस्था में होगी तो उसके पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो वो ऊर्जा कहाँ जाएगी, उसके जो पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए क्या होगी, उसमें क्या होगी, ऊर्जा यूज की जाएगी।
वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो भी थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि हमें क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि 5-6 वीडियोज़ में ही क्या हो जाए, थोड़ा टॉपिक क्या कर लें हम पूरा का पूरा क्या कर लें, कवर कर लें। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा वीडियो की जो लेंथ होगी, ठीक है, जो टाइम होगा, लेंथ होगी, वो क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ रही है, ठीक है। तो 5-6 वीडियो में कवर करने की ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, नहीं तो वीडियोज़ क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर की मैं कह रहा था, कल भी बताया मैंने, 15-20 वीडियो हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो इसको देखिएगा। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्या करता है, जो बर्फ होती है, ठीक है, वो क्या करता है, पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन, जिससे क्या होता है, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। जो बर्फ होती है पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और तापमान में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं लगता है। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज ऑल्सो नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, यह एक छुपी हुई उष्मा के रूप में निकल जाती है। यह क्या होती है, एक छुपी हुई उष्मा के रूप में कह रहे हैं हम, जिससे क्या बोलता हम, याद आ रहा हो आपको, क्या बोलते हम, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको हम, गुप्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको हम, लेटेंट हीट, या क्या बोलते हैं उसको हम, गुप्त ऊर्जा के रूप में कह रहे हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। जो लेटेंट है उसका अर्थ क्या है, हिडन, यानी छुपी हुई। लेटेंट का अर्थ क्या बोल रहे हैं हम, छुपी हुई बोल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी जो पदार्थ होगा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा के बारे में कह रहे हैं, गुप्त उष्मा के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जिस वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, 1 kg जो सॉलिड होगा, सॉलिड का जो 1 kg होगा, ठीक है, उसको किससे, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, यानी जो उसकी क्या थी, ठोस अवस्था थी, उसको गलाने में, ठीक है, यानी मेल्ट करने में, द्रव में लाने में जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसकी गुप्त उष्मा बोलते हैं, या प्रसुप्त उष्मा कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी हमारे पास क्या था, जो सॉलिड था, सॉलिड के 1 kg को एक वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, मेल्ट करने के लिए, यानी क्या होता है, गलन करने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होगी, वो क्या होती है, उसकी लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं उसको, गलन की गुप्त उष्मा बोलते हैं उसको। इसको दूसरे शब्दों में प्रसुप्त उष्मा भी कहते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। यानी हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो क्या होंगे, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, जल के क्या होंगे, जो हमारे पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसी टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जो बर्फ के जो पार्टिकल्स होंगे उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो वाटर होगा, वाटर की जो एनर्जी होगी, वाटर की जो एनर्जी होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर एनर्जी कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द आइस। यानी बर्फ से क्या होगी, वाटर की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेटेंट। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। ठीक, जब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जल के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, गर्म होके, मतलब एक दूसरे से क्या होता है, गति करना तेज करते हैं, तेल फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्रॉम फ्री फ्रॉम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। यानी एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर क्या होगा, उनके हम इतना ज़्यादा तापमान दे देंगे, ठीक है, हम उसको क्या दे देंगे, इतना ज़्यादा तापमान दे देंगे, जिससे क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने स्थान को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, फ्री हो जाएंगे वहां से, ठीक है, अपने स्थान को क्या करेंगे, वहां से छोड़ देंगे। पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फॉर्म टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। यानी एक दूसरे के जो आकर्षण बल लगा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स लगा, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उससे अलग हो जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टेट्स चेंजिंग इनटू गैसेस। वह तापमान जिसपे क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स थे उनने क्या किया, एक दूसरे का जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो किस में बदल जाएगा, गैसीय स्टेट में। जो लिक्विड होगा किस स्टेट में चले जाएगा, गैसीय स्टेट में। द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की आपसे क्या पूछी जाए, डेफिनेशन पूछी जाए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की क्वथनांक बोलते हैं इसको हिंदी में हम। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड स्टेट्स बॉइलिंग, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा किसको मेंशन करना जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंशन करना जरूरी है। तो इस तापमान पर क्या होगा, वो किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, क्वथनांक बोलेंगे। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना।
यानी बॉइलिंग के अपने आप में एक बड़ी, ठीक है, बड़ा गुण है, बल्क फेनोमेना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड्स गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, जो ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या हमें ज़्यादा, ठीक है, बल्क में क्या चाहिए हमें, वहाँ पर ऊर्जा चाहिए, ठीक है, ग्रेटर अमाउंट में क्या चाहिए हमें, वहाँ पर ऊर्जा चाहिए होती है। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन, और जिसको क्या बोलते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, अब टेम्परेचर कन्वर्जन यूनिट आएगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो क्या है जल है, वाटर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जिस पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है, वो कितना है 373 केल्विन। ठीक है, कितना है 373 केल्विन टेम्परेचर होगा। कैन यू डिफाइन अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या आप क्या होगी जो गलन की गुप्त ऊष्मा है उसको डिफाइन कर सकते हैं। डू इट द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको उसी तरह से परिभाषित किया जाता है जैसे हमने क्या किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, गलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा को बोला था हमने। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस है मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी हमारे पास क्या होगा, जो 100 डिग्री तापमान पर क्या होगा, भाप होगी, उसकी ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, 100 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगी, जो पानी होगा। आपने देखा होगा जब भाप होती है तो भाप से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा हमारा हाथ जल सकता है, जबकि उसी तापमान का अगर हम गर्म पानी लेंगे तो उससे हमारा हाथ उतना ज़्यादा नहीं जलेगा। तो इसका कहने का अर्थ क्या है, जो स्टीम होगी यानी जो भाप है उसकी 100 डिग्री टेम्परेचर पे गुप्त ऊष्मा क्या होगी, मतलब उसकी जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसकी तुलना में, 100 डिग्री टेम्परेचर का जो वाटर होगा उसकी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी क्या होगा, उस तापमान पर जो क्या होंगे कंपोनेंट होंगे, उन कंपोनेंट की जो लेटेंट हीट होगी, ठीक है, जो क्या होगी वहां पर उनकी जो गलन की जो गुप्त ऊष्मा होगी वो क्या होगी वहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, 100 डिग्री पर क्या होगा, ज्यादा होगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम यह कह सकते हैं कि जो क्या होगा, हम तापमान बढ़ाएंगे, ठीक है, तापमान बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जो पदार्थ होगा उसकी एक इस अवस्था को हम किस में कर सकते हैं, दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। We have learned that substance around us change state from solid to liquid and liquid to gases on application of heat। जब हम उसको क्या देते हैं, तापमान देते हैं, तो एक पदार्थ क्या होता है, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इस ढंग से हम टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बट देयर आर सम that change directly into solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। बस कुछ अवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जिसको हम बिना ठोस, जैसे हमारे पास क्या था सॉलिड से हम बिना लिक्विड में आए हुए किस में चले जाते हैं, गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो उस वो क्या है, वो अलग अवस्था है। ठीक है, बट देयर आर सम दैट change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। यानी द्रव अवस्था में आए बिना हम क्या जा सकते हैं, ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में या गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में आ सकते हैं। तो वो क्या हमारे पास एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, वो क्या हमारे पास एक अलग कंसेप्ट है। इसके बाद एक नई एक्टिविटी आएगी हमारे पास जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिससे क्या बोलते हैं हम सब्लिमेशन बोलते हैं। आपको याद आ रहा होगा सब्लिमेशन, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, या नेफ्थलीन है, या फिर कोई अदर सब्सटेंसेज हैं, आयोडीन है, तो उनको क्या करेंगे हम सब्लिमेशन के थ्रू क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर, सॉरी गैसेज में, सॉलिड टू गैसेज और गैसेज टू सॉलिड में क्या आता है, कन्वर्ट किया जाता है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 1.13 को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।